नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां ग्रेटर नोएडा पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एक्सपो मार्ट कार्यक्रम में वो पहुंचे हैं। कार्यक्रम को वो संबोधित भी करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंच चुके हैं। तो आज प्रधानमंत्री भी यहां आए थे, जिन्होंने इस समिट का शुभारंभ किया था, संबोधित किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पे मौजूद है और लगातार दिग्गजों का पहुंचना यहां पे जारी है। गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचे हैं एक्सपो मार्ट कार्यक्रम में, यानी एक्सपो मार्ट में वो पहुंचे और यहां पे चूंकि एक भव्य कार्यक्रम, सीएम योगी भी यहां पर मौजूद है। तो ग्रेटर नोएडा पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह। पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, गृह मंत्री अमित शाह एक्सपो मार्ट पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री भी यहां पे हैं, संबोधित भी करेंगे। किस तरह की तैयारियां वहां पे और क्या कुछ कार्यक्रम आगे होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर पहले यहां पहुंचे हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पे पहले से मौजूद है। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डीएनडी होते हुए नोएडा आ रहे थे तो उनके काफिले को बीच में रोककर उनका भव्य स्वागत भी किया गया। इसके बाद वो सीधे इंडिया एक्सपो मार्ट पहुंचे हैं और यहाँ पे तमाम कार्यक्रम जैसे तय किए गए थे उसी के तहत यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन हो रहा। और ये संबोधन जो सुनेंगे वो डेयरी के जो विशेषज्ञ यहाँ पे मौजूद हैं वो गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन सुनेंगे। चूंकि 1500 से ज्यादा जो डेयरी से अगर हम बात करें जुड़े हुए लोग हैं, खासतौर पे विदेशों के जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने पंजीकरण कराया है। करीब 500 से ज्यादा लोग अभी पहुंच चुके हैं। हालांकि और भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है, वो कल या परसों तक भी पहुंचेंगे। लेकिन कार्यक्रम तय किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह इसी एक्सपो मार्ट के अंदर मौजूद है। और यहाँ पे आप साफ तौर पर देखिए किस तरीके की तैयारी की गई है। तमाम पोस्टर बैनर यहाँ पे लगाए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी सुबह में हुआ है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 में, अगर हम प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में 146 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता था, वो बढ़कर अब 210 मिलियन टन के आसपास हो गया है, यानी करीब 44% की वृद्धि हो गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि महिलाओं का काफी योगदान रहा है डेयरी सेक्टर में। जिस तरीके से महिलाएं काम करती हैं, बढ़ चढ़कर गौ सेवा करती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डेयरी सेक्टर को किस तरीके से बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लंपी वायरस लगातार फैल रहा है, गायों में जो वायरस फैल रहा है, उसके लिए भारत के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन का इजाद कर दिया है। तो एक राहत बड़ी खबर है। जानकारी भी प्रधानमंत्री ने इसी मंच से दिया। इसके अलावा तमाम विशेषज्ञों से उन्होंने मुलाकात की। चूंकि करीब 11 स्टॉल इस एक्सपो मार्ट के अंदर बनाए गए हैं और 11 स्टॉल की बात करें तो अलग अलग गायों की जो प्रजातियां हैं, चाहे हम गिर गाय की प्रजाति की बात करें, साहिवाल की बात करें, ऐसे 11 नाम दिए गए हैं। और दूध से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट हैं उसको भी यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा ये कोशिश की जाएगी अगले 3 से 4 दिनों में कि किस तरीके से डेयरी से जुड़े हुए उत्पादों को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए। सबसे बड़ी बात है कि जब डिमांड बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे और भी जो ग्राहक हैं वो बढ़ेंगे और इसको किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सके, इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार खासतौर पे तैयारी कर रही है। क्योंकि अगर हम देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश से भी होता है। अगर भारत की बात करें तो भारत नंबर 1 बन चुका है दूध उत्पादन के मामले में, सबसे अग्रणी रहा है। इसकी सबसे बड़ी बात है कि 48 साल बाद ऐसे आयोजन हो रहे हैं और करीब 700 से ज्यादा किसानों को भी यहाँ पे बुलाया गया है। उनको भी समझाया जाएगा और बारीकियों को बताया जाएगा कि खेती के साथ साथ आप अगर गाय को भी पालते हैं तो आपकी आय में भी वृद्धि हो सकती है। और किस तरीके से पौष्टिक, अगर हम बात करें पौष्टिक दूध किस तरीके से निकालना है, क्या कुछ गाय को खिलाना है, ये सब तमाम बातें जो हैं वो यहाँ पे विशेषज्ञ बताएंगे। चूंकि गृह मंत्री अमित शाह का थोड़ी देर में संबोधन भी होगा तो वो सीधे तौर पे अपनी राय रखेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से सभी सेक्टर को टच करने की बात कहा उन्होंने कि स्टार्टअप इंडिया की हम बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो ऐसे में ये एक महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है। क्योंकि गाय को गौ माता का दर्जा दिया गया है और जिस तरीके से भारत लगातार इस मामले में दूध उत्पादन के मामले में अग्रणी होता जा रहा है और
एक बेहतर कदम है, चूंकि उत्तर प्रदेश में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। करीब 3 से 4 दिनों तक 15 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा, तो निश्चित तौर में एक अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पे पहुंचे हुए थे तो केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के अलावा तमाम बड़े दिग्गज नेता यहाँ पे मौजूद थे। संजीव बालियान मौजूद थे, पंकज सिंह जो कि नोएडा से विधायक हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे। अभी भी तमाम जो पदाधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं। कार्यक्रम की शुरुआत थोड़ी देर में हो जाएगी, चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, उसी तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का भी यहाँ पे स्वागत किया जाएगा। उसके बाद कार्यक्रम की जो रूपरेखा रखी गई है उस तरीके से इस कार्यक्रम को किया जाएगा। पीयूष, जिस तरीके से कई इवेंट उत्तर प्रदेश में हुए हैं और ये क्या जिस तरीके से बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के प्रति जो भरोसा है वो निवेशकों का भी बड़ा है और केंद्र सरकार का भी है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में ही बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो कई सेक्टर में उत्तर प्रदेश लगातार अग्रणी रहा है और धीरे धीरे अगर हम बात करें पिछले 4 से 5-7 सालों की, तो जिस तरीके से निवेशकों का भरोसा उत्तर प्रदेश को लेकर बढ़ाया है, जिस तरीके से बाहर से व्यापारी आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रहे हैं, चाहे हम मोबाइल फैक्ट्रियों की बात करें या अन्य सेक्टर्स की बात करें, ऐसे में अब डेयरी की बात करें, उस क्षेत्र में किस तरीके से उत्तर प्रदेश को खासतौर पे और मजबूती दिया जा सके, इसी कड़ी में ऐसे कार्यक्रम की आयोजन हुआ है। और निश्चित तौर पे अलग अलग राज्यों से यहाँ पे किसान पहुंचेंगे, अलग अलग राज्यों से विशेषज्ञ पहुंच रहे हैं, यहाँ तक कि विदेशों से भी यहाँ पे विशेषज्ञ पहुंचे हुए हैं। 1500 से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया है। और जो विशेषज्ञ अगर हम बात करें डेयरी के विश्व डेयरी के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पे कल पहुंचे हुए थे और उन्होंने पूरी तरीके से इस कार्यक्रम का जायजा लिया और एक एक पहलू पे उन्होंने बात भी की। यहाँ के तमाम किसानों के साथ बातचीत हुई और जो 4 दिनों तक कार्यक्रम रखा गया है उसमें एक खाका तैयार किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए। आगे बढ़ते हैं। गुजरात चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी लगातार गुजरात में अपने पैर जमाने की कोशिश में है और इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां पे पहुंचे हैं और गुजरात के अहमदाबाद दौरे पे वो पहुंचे, जहां उन्होंने टाउन हॉल में जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पे जमकर निशाना साधा और जनता से गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने की अपील की। मैं कन्विंस्ड हूं पूरी तरह से कि अपने देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए। आज अमेरिका अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देता है, लंदन अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देता है, जापान अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देता है, बड़े बड़े देश अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देते हैं। वो इसलिए फ्री शिक्षा नहीं देते कि वो अमीर हैं, वो अमीर इसलिए बने क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को फ्री शिक्षा दे चालू करी। अगर हमें अमीर देश बनना है, अगर हमें डेवलप्ड कंट्री बनना, तो पहले सबसे पहली चीज है अच्छी शिक्षा हर बच्चे के लिए इंतजाम करना पड़ेगा और फ्री शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। दिल्ली में हमने शानदार शिक्षा का इंतजाम कर दिया, गरीबों के लिए भी सरकारी स्कूल शानदार कर दिए। मैं कन्विंस्ड हूं पूरी तरह से कि अपने देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए। आज अमेरिका अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देता है, लंदन अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देता है, जापान अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देता है, बड़े बड़े देश अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देते हैं। वो इसलिए फ्री शिक्षा नहीं देते कि वो अमीर हैं, वो अमीर इसलिए बने क्योंकि और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली दौरे पे पहुंचे, जहां वो केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। खबर की माने तो कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी नवगठित पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी का बीजेपी में विलय और भविष्य में संभावित सीटों के बंटवारे के बारे में चर्चा कर सकते हैं। बता दें कि इससे 2 सप्ताह पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह पीएम मोदी से भी मुलाकात करने पहुंचे थे और उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी और अब एक और मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी होगी। और खबर दिल्ली से है, जहां लंपी वायरस वैक्सीन पे पीएम मोदी ने बयान दिया और लंपी नामक बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा राज्य और केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने स्वदेशी वैक्सीन तैयार की है, तो राज्य और केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं।
और वैज्ञानिकों ने स्वदेशी वैक्सीन तैयार की है। और पटियाला में बंदी सिन्हों की रिहाई को लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी की प्रतिनिधियों ने गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब के काले झंडे और काले कपड़े लेकर पैदल मार्च निकाला। एसजीपीसी के सदस्यों की माने तो सिख समुदाय के लोग शांति के प्रतीक हैं और 85% सिखों ने कुर्बानी दी है। लिहाजा केंद्र सरकार से उन्होंने मांग की है कि जो सिख कैदी अपनी सजा पूरी कर चुके हैं उन्हें जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि सजा पूरी करने के बाद भी वो जेल में हैं। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਿੰਘ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਤੇ ਅੱਜ ਰੋਸਮਈ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ 30 ਸਾਲ 33 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ करना चाहिए। और ठाणे के घोड़बंदर से बोरीवली मीराबाई सदर और महत्वपूर्ण राजमार्ग वाहन चालकों के लिए बहुत परेशानी भरा था। ये इस सड़क की मरम्मत के लिए युवा नगर सेवक सिद्धार्थ दिलीप ने अपनी जिम्मेदारी के साथ कई विभागों को अवगत कराया और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश पे अब सड़क का जो काम है वो शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के बीच सियासी लड़ाई अब हाथापाई तक पहुंच चुकी है, जिसका उदाहरण रविवार को देखने को मिला। दरअसल मुंबई के न्यू प्रभादेवी इलाके में शिंदे गुट के सदस्य पर अचानक कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि हमला ठाकरे गुट के लोगों द्वारा किया गया, जिसके बाद मुंबई के दादर इलाके में दोनों गुट आपस में भिड़ गए। इस बीच पुलिस ने ठाकरे गुट के खिलाफ दंगा फैलाने के आरोप में 30 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया, साथ ही 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया। हालांकि शाम होते होते सभी को जमानत मिल गई। बता दें कि जिन 30 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया उनमें शिंदे कैंप के विधायक का नाम भी शामिल है। और महाराष्ट्र की सियासत के दिग्गज और एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस बार उनकी मुश्किल बढ़ाने का काम किया है अजीत पवार के बागी तेवर ने। दरअसल अजीत पवार दिल्ली में आयोजित एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए थे, जहां जयंत पाटिल का नाम वक्ता के तौर पर बुलाए जाने से नाराज अजीत पवार मीटिंग बीच में छोड़ के चले गए। लिहाजा अजीत पवार के लिए इस रवैये को पार्टी में फूट के रूप में देखा जा रहा है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ और सूखे के हालात का जायजा लेने प्रदेश के दौरे पर निकले। इस बीच वो मुंगेर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जिले की वर्तमान सूखे और बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की, साथ ही जिले की सिंचाई संकट को दूर करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री जी आज 5 जिलों के हवाई सर्वेक्षण में निकले हुए हैं और उसी दरमियान मुंगेर आए थे कुछ देर के लिए, और इस दरमियान उन्होंने देखने समीक्षा किया कि किस किस प्रखंड में वर्षा की स्थिति क्या है और धान आच्छादन की स्थिति और अन्य जो हमारे वैकल्पिक
फसल जो लगाने हैं उसमें बीज की उपलब्धता क्या है और वो कितने किसानों को मिल पाया, इन सभी चीज़ों की समीक्षा की गई माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इसके अलावा जो यहाँ पे सिंचाई परियोजना 3-4 जो मृत हो गए हैं किसी न किसी रीजन से, उनका भी उन्होंने समीक्षा किया और डकरा नाला का स्थल निरीक्षण भी किया। और सर ने ये डायरेक्शन दिया है कि जो बीच में जो डेल्टा बन गया है उसको तुरंत उसको काट के हटाया जाए और वहाँ पे बार्ज लगा के थोड़ा अंदर जाके वहाँ पे गहराई बना के और बार्ज और पंप लगा के डकरा नाला को सर्वाइव कराया जाए, ताकि जमालपुर, धरारा और बरियारपुर के जो कुछ पार्ट है उसको सिंचाई की बेहतर व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री जी और इस पे ज्यादा जानकारी के साथ मनोज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, मुख्यमंत्री ने आज यहाँ पे बाढ़ और सूखे का जायजा लिया, किस तरह के हालात उनके सामने नजर आए? जी देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो हैं बिहार के, वो लगातार बाढ़ सुखाड़ के वो जायजा ले रहे हैं और लेकिन अब तक वहाँ पे जो किसानों के साथ जो समस्या घट रही है, वहाँ पे स्थानीय जो भी पदाधिकारी हैं वो उनको सहायता नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है अब तक बिहार सरकार से अब तक कोई ऐसी राशि, ये योजनाएं नहीं आई है जिसको किसानों को दिया जा सके। कि पिछले बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहाँ पे सुखाड़ और बाढ़ का वहाँ पे जायजा लिया था। उसके बाद लगातार जिस प्रकार अभी यहाँ पे किसान त्रस्त हो रहे हैं बाढ़ और सुखाड़ को लेकर, लेकिन उस पर सिर्फ ये तसल्ली दी जा रही है कि अभी सुखाड़, अभी देखिए वेट को वाट के में पड़े हुए हैं पदाधिकारी। कहीं तो बाढ़ है तो बाढ़ का पानी कम हो जाएगा तो फिर वहाँ पे राशि देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहाँ सुखाड़ है वहाँ पे अभी देखा जा रहा है कि बरसात हो जाए, पानी हो जाए तो फिर वो भी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन सिर्फ केवल आश्वासन देखने को मिल रहा है बिहार में। अब तक नीतीश कुमार जी की तरफ से कोई भी ऐसा आदेश और किसी तरह पदाधिकारियों के प्रति इस तरह का आदेश पारित नहीं किया गया है। बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ पे हालात का जायजा लिया। और बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनने के बाद सरकार और विरोधियों के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। प्रशांत किशोर लगातार सीएम नीतीश कुमार पे हमलावर हैं, जिस पर अब जेडीयू की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रशांत किशोर पे पलटवार करते हुए उन्हें व्यवसायी व्यक्ति बताया और राजनीति में व्यापार करने का आरोप भी लगाया। प्रशांत किशोर जी राजनीतिज्ञ व्यक्ति नहीं है, वो व्यवसायी है, व्यापार करते। कभी बंगाल में, कभी आंध्र प्रदेश में, कभी बिहार में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी पंजाब में, तो वो व्यापार करते हैं। और व्यापार करने वाला व्यक्ति जब तक सेल्समैन की तरह अपना प्रोडक्ट बेचेगा नहीं तब तक उसका बिक्री तो होगा नहीं। तो वो सेल्समैन की तरह अपने प्रोडक्ट का, अपने व्यापार का प्रचार कर रहे हैं। खबर बिहार के कैमूर से है, जहां कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने ही विभाग के पदाधिकारियों को चोर बताते हुए खुद को चोरों का सरदार बताया। मंत्री कैमूर के चांच प्रखंड में एक समारोह को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां जनता को लोकतंत्र का मालिक बताया और कहा कि जिन अधिकारियों को भ्रम है कि वो कानून तोड़ के बच जाएंगे, मुझे विश्वास है कि वो बच नहीं पाएंगे। और खबर रोहतास जिले के करगहर से है, जहां करगहर प्रखंड मुख्यालय पे सेदुआर पंचायत के वार्ड सदस्यों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को लिखित आवेदन दिया है। और वार्ड सदस्यों का कहना है कि मुखिया और पदाधिकारियों के मिली भगत के कारण पंचायत में उनके अधिकार से उन्हें वंचित रखा जा रहा है। हम लोग सिंधुआर पंचायत के सभी वार्ड सदस्य हैं। हम लोग का एको कार्यक्रम नहीं हो रहा है। सब मुखिया जितने प्रखंड स्तर के पदाधिकारी हैं सभी लोग अपने मनमानी काम करते हैं। इंदिरा आवास हो या कॉलोनी हो, कोई चीज विभाग का कार्य हो, ये मनरेगा का हो, हेतु का हो, सभी अपना मन मतलब काम करते हैं। किसी को मान सम्मान नहीं देते हैं। आप लोगों को काम नहीं मिल रहा है जी, कभी नहीं। अना सभी फर्जी कार्यक्रम कर रहे हैं, अपना अपना हम लोग का बदनामी करा रहे हैं। सभी जनता को, सभी जनता हम लोग को गाली गलौज कर रहे हैं। इसलिए अपना हम लोग सामूहिक दर से अपने इस्तीफा प्रखंड को हम लोग का कहना है कि जितना वार्ड सदस्य हैं मुखिया से काम मांग रहे हैं, चाहे बीपीआरओ से मांग रहे हैं, तो अपना सब कार्य मनमाही कर रहा है। कोई वार्ड को काम नहीं देता है। हम लोग को यही निवेदन है कि सभी वार्ड अनुग्रह करते हैं कि सबको काम मिले। बाकी मुखिया नहीं दे रहा है, कहता है कि हम किसी को काम नहीं देंगे।
एक पैसा भी नहीं किसी को हम मोबाइल में नहीं डालने के छोड़ेंगे। मेरा यही रिक्वेस्ट तो है। आप लोग यहाँ पे आए हैं हाँ, यहाँ पर आए हैं इस्तीफा देने की, सामूहिक इस्तीफा देते हैं कि हम लोग वार्ड सदस्य नहीं रहेंगे। और मनोज हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, ये विवाद क्या है कि नौबत इस्तीफे तक की आ चुकी है? ये बिहार में जब से पंचायती चुनाव हुई है तब से बंदर बांट शुरू हो चुका है। इससे पहले भी बंदर बांट हो रहा था, जैसे कि मुखिया हो गए, पंचायती राज पदाधिकारी हो गए, वहाँ के स्थानीय बीडीओ हो गए, सबकी मिली भगत से मतलब जो काम वार्ड को करना चाहिए ये मुखिया खुद करना शुरू कर दिए हैं। तो इससे जो भी उनका जो पद होता है, गरिमा होता है, वो गरिमा खत्म हो चुकी है। अब वार्ड सदस्य जितने भी हैं उनके माध्यम से इंदिरा आवास का योजनाएं तैयारी की जाती थी, किसके यहाँ योजना इंदिरा आवास पास होगा, किसका नहीं, ये सब मुखिया खुद करवा ले रहे हैं। देखिए, इसमें सीधी सी बात है कि इसमें कमीशन खोरी मतलब बंदर बांट शुरू हो चुकी है और देखा जा रहा है कि उसमें मुखिया से लेकर वहां पे जो पंचायती राज पदाधिकारी हैं, बीडीओ हैं, ये लोग मिलकर जो भी राशि आ रही है योजनाओं का घोटाला खुलकर कर रहे हैं। अब वार्ड सदस्य हैं, अब जैसे कि बयान में आपने सुना होगा कि बयान में इनका मोबाइल रिचार्ज का भी पैसा नहीं आ रहा है, तो बंदर बांट में ये भी शामिल होना चाहते हैं, लेकिन इनके मुंह की अन्न को छीन लिया जा रहा है। चलिए, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो मुखिया और पदाधिकारियों से वार्ड सदस्य जो हैं वो यहाँ पे नाराज बताए जा रहे हैं। और बिहार जेडीयू के शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रहे कन्हैया सिंह से हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिंह ने खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। आज हमारे साथ कन्हैया जी मौजूद हैं, जो कन्हैया जी पहले शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे जदयू से। उन्होंने अब जदयू से इस्तीफा दे दिया है, नीतीश जी से नाराज चल रहे हैं। आप क्यों नाराज चल रहे हैं सर? आरसीपी सिंह तो नाराज चल ही रहे थे, अब आप भी नाराज चलने लगे। नहीं, देखिए, हम लोग किसी से नाराज नहीं है। जब तक सैद्धांतिक रूप से किसी के साथ जुड़े रहते हैं तब तक उनके साथ रहते हैं। जब रास्ते अलग हो जाते हैं तो लोग भी अलग हो जाते हैं। काफी युवा आपसे अपेक्षा रखे हुए थे जदयू में, युवा जितने वर्ग थे आपके साथ जुड़े हुए थे। नहीं, मैं युवाओं के साथ हूँ। युवाओं को राजनीति में आनी चाहिए, उसके भागीदार बननी चाहिए। और मैं सारे युवाओं से अपील करना चाहता हूँ ना कि आप एक स्वतंत्र विचारधारा के साथ चलिए, आप किसी पार्टी के साथ नहीं बंधिए। आप सारे युवा हम लोग के साथ आए, हमारे संघर्ष के पथ पे आए, हम लोग नया बिहार बनाएंगे। तो क्या लग रहा है कि मतलब जिस प्रकार राजनीति चल रहा है बिहार में, मतलब पलटू राम का नाम पड़ चुका नीतीश जी के साथ, तो कैसा लग रहा है? देखिए, बिहार एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। उनकी अपनी क्या ऐसा है कि वो बार बार बदल देते हैं, ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन बिहार एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और परिवर्तन होके रहेगा। लोग तो बोल रहा है कि गिनी बुक में नाम लिखवाने के लिए नीतीश कुमार 8 बार मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं। हो सकता है कि पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, अपना नाम सिर्फ उनका मॉडल अलग है, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। लेकिन हम लोग का क्लियर विज़न है। हम लोग अपने युवाओं के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, माता बहनों के लिए एक नया बिहार बनाना चाहते हैं, जो सुखी हो, शिक्षित हो और रोजगार के लिए किसी युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़े। अब क्या लग रहा है किस पार्टी के दामन थामेंगे आप लोग? काफ़ी लोग अपेक्षित हैं जो आप लोगों से जुड़े हुए हैं। क्या बिना पार्टी के पॉलिटिक्स नहीं किया जा सकता है? चलिए, कितना मांग है सर? आज किसी पार्टी के साथ जुड़िए, कल वो दूसरे के साथ चल जाता है, तीसरे दिन कहीं और चला जाता है। स्वतंत्र रहिए ना, स्वतंत्र रहा जाए, सड़क पर राजनीति किया जाए। अब तो मैं शाहबाद में हूँ, आराम से लोगों से मिल रहा हूँ, उनकी बातों को समझूंगा और एकदम स्वतंत्र होंगे, एकदम इंडिपेंडेंट। कोई किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा अभी हम लोग। ये थे कन्हैया सिंह, जो कि एकदम स्वतंत्र होकर अब आरसीपी सिंह के साथ घूमेंगे और जितना लोगों का समाज सेवा हो पाएगा उतना करने के लिए तैयार है। सहयोगी गोविंदा के साथ मनोज कुमार सिंह आज हमारे साथ कन्हैया।